नमस्कार प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद कर रहे हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम लोग महात्मा गांधी के आर्थिक विचारों का अध्ययन करेंगे। आप लोग महात्मा गांधी के बारे में पहले भी बहुत सारी चीज़ें पढ़े लिखे या सुने होंगे। तो विश्व में जो शख्सियतें हैं जिन पर सबसे ज़्यादा लिखा या पढ़ा गया है, उसमें से महात्मा गांधी एक है। हमें लगता है भारत में इतना किसी पे लिखा या पढ़ा नहीं गया होगा जितना महात्मा गांधी पर लिखा पढ़ा गया है। इसलिए गांधी जी के विचारों को एक क्लास के अंदर समेटना नामुमकिन है। फिर भी हम लोग परीक्षा की दृष्टि से इनके महत्वपूर्ण आर्थिक विचारों को एक क्लास में पढ़ने की कोशिश करेंगे। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। महात्मा गांधी को जो महात्मा की उपाधि दी गई थी वो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा दी गई थी। इनको जो राष्ट्रपिता पहली बार कहा गया था वो सुभाष चंद्र बोस द्वारा कहा गया था, जब ये आज़ाद हिंद फौज को संबोधित कर रहे थे। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था। इन्होंने 2 प्रसिद्ध समाचार पत्र हरिजन और यंग इंडिया का संचालन किया। सत्य के प्रयोग इनकी एक आत्मकथा है जो बहुत ही ज़्यादा पढ़ी गई है। आप लोगों को भी इसको मंगा के जरूर पढ़ना चाहिए। गांधी जी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुई, जब शाम को ये प्रार्थना सभा करने जा रहे थे, तभी नाथूराम गोडसे नामक एक व्यक्ति ने गोली मारकर इनकी हत्या कर दी। गांधी जी के प्रमुख आर्थिक विचारों का अध्ययन हम लोग 12 शीर्षकों के अंतर्गत करेंगे। पहला, गांधी जी के अनुसार अर्थशास्त्र का उद्देश्य क्या है। दूसरा है उनके धन संबंधी विचार। तीसरा, वो भोग नहीं त्याग पर बल देते हैं। चौथा, वो श्रम के प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं। पांचवा, वो मशीनीकरण की कटु आलोचना करते हैं। छठा, गांधी जी के समाजवादी विचार। सातवां, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक के रूप में गांधी। आठवां विचार है आय और आवश्यकता के बीच संतुलन। नौवां विचार है आर्थिक आत्मनिर्भरता। 10वां विचार है ग्रामीण अर्थव्यवस्था की प्रधानता। गांधी जी का जो 11वां विचार हम लोग पढ़ेंगे, गांधी जी का सर्वोदय दर्शन। और 12वें विचार में गांधी और साम्यवाद के संबंध में हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग सबसे पहले अर्थशास्त्र के उद्देश्य की चर्चा करते हैं। जो पश्चिमी विद्वान हैं उनका जो अर्थशास्त्र का उद्देश्य है वो भौतिकतावादी है। भौतिकतावादी का मतलब है वो लोग अधिक से अधिक वस्तुओं का उत्पादन करके लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतों को पूरा करने की बात करते हैं। यानी भौतिक वस्तुओं का ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन किया जाए, उससे ज़रूरतें अधिक से अधिक पूरी की जाए। जबकि गांधी का जो अर्थशास्त्र है वो नैतिकतावादी है। गांधी अर्थशास्त्र को एक नैतिक विज्ञान मानते हैं। महात्मा गांधी का कहना है कि अर्थशास्त्र का उद्देश्य जो है मानव सभ्यता का अध्ययन कर गरीबी को मिटाना, सदाचार की भावना को सृजित करना और समाज से बुराइयों को दूर करना है। अतः हम लोग देख सकते हैं कि गांधी जी के अर्थशास्त्र के उद्देश्य में भौतिकवाद की अपेक्षा आध्यात्मवाद को अधिक महत्व दिया गया है, जो भारतीय दर्शन से पूरी तरह से प्रभावित लगता है। गांधी जी का जो दूसरा विचार है वो है धन संबंधी विचार। तो गांधी जी का धन संबंधी विचार भी भारतीय दर्शन से प्रभावित है। गांधी जी धन को बहुत अधिक महत्व नहीं देते हैं। गांधी जी का कहना है कि धन जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन धन ही सब कुछ नहीं है। गांधी जी कहते हैं कि धन साध्य है, साधन नहीं है। गांधी जी क्या कहते हैं? धन सिर्फ साध्य है, साधन नहीं है। तो साध्य और साधन को हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। क्या साध्य होता है, क्या साधन? साध्य मतलब अंतिम रूप से जो हम प्राप्त करना चाहते हैं, जिस लक्ष्य की हम लोग प्राप्त करना चाहते हैं, यानी हमारा लक्ष्य क्या हो गया? साधन। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम जिन चीज़ों का प्रयोग करेंगे वो क्या हो गया? हमारा साधन। जैसे हम एक कार खरीदना चाहते हैं, कार के लिए या कार बनाना चाहते हैं, तो हमें कार के लिए किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी? वो साधन हो गया। कार हमारा क्या हो जाएगा? साध्य। हम कार खरीदना चाहते हैं तो कार के लिए हमें पैसा लगेगा, तो पैसा हमारा साधन हो गया और कार साध्य हो गया। तो गांधी जी क्या कहते हैं कि हमारी जरूरतें पूरा करने के लिए धन क्या है? एक साधन है, ये साध्य नहीं है। ये साध्य यानी हमारा जो लक्ष्य है, घर, कार,
कपड़ा, इसको पूरा करने का साधन, एकमात्र साधन, एक साधन धन है। तो गांधी जी कहते हैं कि धन साधन है तो साध्य नहीं है, यानी हमारे जीवन का उद्देश्य धन नहीं होना चाहिए। तो गांधी जी कहते हैं कि हमें जीने के लिए खाना चाहिए, खाने के लिए नहीं जीना चाहिए। अब आप लोग सोच लीजिए, आप लोग खाने के लिए जी रहे हैं कि जीने के लिए खा रहे हैं। तो गांधी जी कहते हैं, आगे कहते हैं कि हमारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य धन कमाना नहीं है। आधुनिक समय में अधिकांश लोगों का उद्देश्य क्या है? सिर्फ धन कमाना। उनका कहना है कि हमारे जीवन के बहुत सारे उद्देश्य हैं, उसमें एक उद्देश्य सिर्फ धन कमाना है। हमारे जीवन का सिर्फ उद्देश्य धन कमाना ही नहीं है। आगे गांधी जी कहते हैं कि भोग पर नहीं बल्कि त्याग पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। गांधी जी का ये विचार भी प्राचीन भारतीय विचारकों से प्रेरित लगता है। गांधी जी त्याग के लिए क्या कहते हैं कि हमें अपनी आवश्यकताओं को कम करके त्याग करना चाहिए। ठीक है, आवश्यकताओं को कम करना चाहिए। गांधी जी क्या कहते हैं? आवश्यकताएं बढ़ने से, अगर हमारी आवश्यकताएं ज़्यादा हो जाएंगी, उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमें ज़्यादा साधनों की आवश्यकता होगी। यानी अगर हमें ज़्यादा हमारी आवश्यकता है तो उसके लिए ज़्यादा साधनों की जरूरत पड़ेगी। तो आगे कहते हैं अगर हमारे पास पर्याप्त साधन नहीं है तो हमारी उस आवश्यकता की पूर्ति हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। अतः हमें दुख का सामना करना पड़ेगा। तो अगर आप लोग उदाहरण रूप में समझना चाहें तो हम लोग जो चीज़ें देखते हैं सोचते हैं ये खरीद लें। एक अच्छी कार देखे, सोचे काश हमारे पास होता। अच्छा घर देखे, सोचे हमारे पास होता। महंगा कपड़ा देखे, महंगी घड़ी देखे, अभी आईफोन होगा, सारी चीज़ें हमारे पास हो, लेकिन उतनी पैसा तो हमारे पास उतना है नहीं। तो इससे क्या होगा? हमारी ज़रूरत तो पूरी नहीं होगी, इससे हमें क्या होगा? दुख होगा। ठीक है, यही गांधी जी का कहने का मतलब है। तो गांधी जी इसीलिए कहते हैं हमें अपनी ज़रूरतों को अपनी आय से अधिक, आय मतलब जितनी हमारी आमदनी है, जितना हमारे पास पैसा है, जितनी कमाई है, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाहिए। तो गांधी जी सारी आवश्यकताओं को कम करने की बात नहीं करते थे। गांधी जी कहते हैं कि जो जीवन रक्षा का आवश्यकताएं हैं उनको कम नहीं करना चाहिए। जीवन रक्षा का आवश्यकताएं मतलब जो हमारी जिंदगी के लिए जरूरी है। तो गांधी जी किसके किन आवश्यकताओं को त्यागने की बात करते थे? विलासिता, यानी उनके जीवन में विलासिता का कोई स्थान नहीं था। विलासिता का मतलब जो चीज़ें हमारी ज़रूरतों पूरा करने के बाद भी हमें जिनकी ज़रूरत होती है। जैसे मान लीजिए समय देखने के लिए हमें एक घड़ी चाहिए, 200 रुपये की घड़ी से हमारा काम हो सकता है, लेकिन हमें घड़ी के क्या चाहिए? एप्पल की घड़ी चाहिए 50,000 वाली। तो क्या हो गया? विलासिता। अगर मोबाइल है, मोबाइल फ़ोन से बात करने के लिए हमें 8-10 हज़ार के सेट से काम चल जाएगा, लेकिन हमें 1.5 लाख वाला आईफोन 17 प्रो मैक्स चाहिए। तो ये चीज़ें क्या हो गई? विलासिता हो गई। तो कपड़ा, नॉर्मल कपड़े से हमारी ज़िंदगी चल सकती है, लेकिन हमें ब्रांडेड कपड़े चाहिए। क्या हो गया? विलासिता हो गया। तो गांधी के दर्शन में विलासिता का कोई स्थान नहीं था। गांधी जी का कहना था कि सादा जीवन उच्च विचार। तो इस आदर्श को वो खुद पर तो लागू करते ही थे। आप लोग देखे होंगे गांधी जी अपने जीवन का अधिकांश समय सिर्फ एक धोती में काटे हैं। इसको समाज पर भी लागू करना चाहते थे। इसी तरह से गांधी जी का अगला जो विचार है वो श्रम के प्रति सम्मान का है। गांधी जी श्रम को बहुत अधिक सम्मान की दृष्टि से देखते थे। वो कहते थे कि प्रत्येक आदमी को शारीरिक श्रम करना चाहिए, यानी जितना समाज में जितने लोग हैं सबको मेहनत करनी चाहिए, और इसके अलावा मेहनत करने के साथ साथ अपने ज़रूरत की कुछ वस्तुएं खुद उत्पादित करो, चाहे कपड़ा बुनो, चरखा काटो, या खेती किसानी करके कुछ पैदा करो, यानी अपनी ज़रूरत की कुछ चीज़ें तो खुद बनाओ। वो आगे कहते थे कि अगर कोई व्यक्ति शारीरिक श्रम नहीं करता तो उसको समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। अगर आप मेहनत नहीं करते हैं तो आपको समाज में रहने का अधिकार नहीं है। इसी तरह से गांधी जी कहते हैं कि कोई आदमी जो मेहनत नहीं करता, श्रम नहीं करता, उसको खाने का भी अधिकार नहीं होना चाहिए। जैसे आप लोगों के घर में आप लोगों की मम्मी कहती होगी अगर काम नहीं करोगे तो आज शाम को खाना नहीं मिलेगा। इसी तरह गांधी जी, ऐसा नहीं है कि गांधी जी इन चीज़ों की बात करते थे, गांधी जी ने इन आदर्शों को अपने जीवन में भी उतारा था। गांधी जी रोज चरखा काटते थे, चक्की चलाते थे। गांधी जी का कहना था कि कोई भी काम बुरा
नहीं होता। आप लोग तुरंत कहते होंगे ये काम नहीं करेंगे, हम झाड़ू नहीं लगाएंगे, ऐसा नहीं करेंगे। गांधी जी के जीवन में कोई भी काम बुरा नहीं था। गांधी जी जहाँ पर जाते थे वहाँ पर वो टॉयलेट खुद से ही साफ करते थे, सफाई का विशेष ध्यान देते थे। आप लोग इन कामों को हे दृष्टि से देखते थे। गांधी जी का कहना था कोई काम बुरा नहीं है, बल्कि कोई काम ढंग से ना करना, यानी आप लोगों को जो काम नहीं करना हो रहा था बेढंग, बिना मतलब बिना इंटरेस्ट के साथ करते हैं, तो गांधी जी कहते हैं कोई काम ढंग से न करना अपने आप में एक बुराई है। गांधी जी ने मशीनीकरण की भी कटु आलोचना की थी। गांधी जी मशीनीकरण का विरोध करके समाज को एक प्रतिस्पर्धा से एक तरह से बचाना चाहते थे। गांधी जी का कहना था कि मशीनों के आविष्कार से बहुत अधिक प्रतियोगिता हो गई है, यानी एक आदमी हाथ से जितना उत्पादित करता है मशीनें उसकी कई गुना उत्पादित कर देती हैं। इससे क्या होगा, दस्तकार मतलब जो हाथ से वस्तुएं बनाते हैं, कढ़ाई बुनाई चाहे जो काम करते हैं, उनके हुनर में कमी आ रही है। अगर मशीनें ज़्यादा हो जाएंगी तो मशीनों से क्या होगा, दस्तकार बेरोजगार हो जाएंगे, भुखमरी हो जाएगी, उनको काम नहीं मिलेगा। इस तरह से मशीनें क्या है, अभाव बढ़ाने वाली हैं, यानी जो मजदूर हैं, हाथ से काम करने वाले हैं, उनके लिए मशीनें एक तरह से दुश्मन की तरह हैं। इसीलिए गांधी जी ने मशीनीकरण यानी मशीनों से जो वस्तुएं बनाई जाती हैं और बड़े बड़े उद्योग धंधों का गांधी जी ने विरोध किया था। गांधी जी समर्थन किसका करते हैं, दस्तकारी का, लघु एवं कुटीर उद्योग का गांधी जी समर्थन करते हैं। इसके अलावा गांधी जी ने केंद्रीकरण का मतलब है कि एक ही जगह से सारी वस्तुएं उत्पादित हो जाए, एकाधिकारी प्रवृत्ति, एक ही व्यक्ति के पास सारा अधिकार हो किसी वस्तु को उत्पादित करने का, एक ही व्यक्ति सारा उत्पादन करे, इसके विरोधी थे। गांधी जी किसके समर्थक थे, विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण का मतलब है कि जो निर्णय लेने की क्षमता है वो कई लोगों के पास हो, इसके अलावा जो उत्पादन की इकाइयाँ हो कई लोगों के पास हो, यानी ये फैक्ट्री ये भी उत्पादन करे, ये भी करे, ये भी करे, रहो ये भी करे, ढेर सारे लोग हों, उत्पादन कर रहे हैं तो क्या हो गया, विकेंद्रीकरण। एक ही आदमी सारा उत्पादन कर रहा है तो क्या हो गया, एक केंद्रीकरण या एकाधिकार। इसी तरह से गांधी जी का समाजवादी विचार भी है। गांधी जी का जो समाजवादी विचार है वो गांधी जी के न्यासवाद सिद्धांत में देखने को मिलता है। तो आप लोगों को न्यासवाद या न्यासता का सिद्धांत या थ्योरी ऑफ ट्रस्टीशिप ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा अगर न्यासवाद का सिद्धांत पूछे तो। गांधी जी क्या कहते थे, न्यासवाद जो है वो वर्ग संघर्ष समाप्त करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। न्यासता का सिद्धांत गांधी जी इसके अंदर क्या क्या कहते हैं, उद्योगपतियों को ट्रस्टी बनने का सुझाव देते हैं। ट्रस्टी मतलब कि उद्योगपति खुद को मालिक न समझे फैक्ट्रियों का मालिक न समझे, बल्कि वो उसका संरक्षक या रक्षक समझे और उसका उपयोग समाज हित में करें। तो एक इसके विचार हैं गांधी जी के। जबकि समाजवादी विचार में क्या होता है, समाजवादी विचार में दो वर्ग होते हैं, एक होता है पूंजीपति, दूसरा होता है श्रमिक वर्ग। पूंजीपति वर्ग का उद्देश्य होता है अधिकतम लाभ करना। लाभ कहाँ से आएगा, जब श्रमिक जितना उत्पादन कर रहा है उससे कम उसको मजदूरी दिया जाए, तभी तो पूंजीपति को लाभ होगा। इस तरह से श्रमिक का शोषण होगा और श्रमिकों की स्थिति खराब होती जाएगी। एक समय ऐसा आएगा श्रमिक वर्ग पूंजीपति से इतना चिढ़ जाएगा, क्योंकि श्रमिकों की संख्या ज्यादा होती है, पूंजीपति कम होते हैं, तो श्रमिक वर्ग पूंजीपति के ऊपर आक्रमण कर देंगे, सारा मिलकर विद्रोह कर देंगे, पूंजीपति को मारकर इस पर कब्जा करके समाजवाद की स्थापना करेंगे। ये मार्क्स का समाजवाद है। तो न्यासवाद में वो ये वर्ग संघर्ष की स्थिति नहीं आएगी। क्यों, क्योंकि जो पूंजीपति है वो क्या कह रहा है, हम मालिक नहीं हैं, हम ट्रस्टी हैं। तो इसके लिए गांधी जी क्या कहते हैं कि पूंजीपति या उद्योगपति को धन एवं संपत्ति और कल कारखानों का स्वामी नहीं समझना चाहिए, बल्कि उनको क्या समझना चाहिए, इनका रक्षक, यानी उसके हम संरक्षक हैं। इसके अलावा गांधी जी कहते हैं कि अमीरों के, उनके ट्रस्टी सिद्धांत के अनुसार अमीरों के पास जो भी धन संपत्ति है वो उनके पास समाज की धरोहर है। अमीर की संपत्ति नहीं है, किसकी है, समाज की संपत्ति है। इसका प्रयोग कैसे करना है, समाज हित में करना है, यानी लोगों का कल्याण जिससे अधिक हो इस तरह से खर्च करना चाहिए। गांधी जी के ट्रस्टीशिप के विचार हैं। तो ये विचार क्या है, समाजवाद के निकट हैं। क्यों, क्योंकि इसमें समाज हित की बात की गई है, लोगों के कल्याण की बात की गई है, जो
पूंजीवादी व्यवस्था, वो समाजवादी व्यवस्था में भी की जाती है। गांधी जी आय असमानता को भी दूर करने की बात करते हैं, जो समाजवादी विचारधारा से मेल खाता है। इसके अलावा गांधी जी धन और संपत्ति के न्यायपूर्ण वितरण की बात करते हैं, जो भी समाजवादी विचार से मेल करता है। धन एवं संपत्ति के न्यायपूर्ण वितरण का मतलब है कि अमीरों के पास से संपत्ति लेके गरीबों के मध्य बांटना, जिससे अमीर और गरीब के बीच खाई कम हो सके। अगला जो विचार है वो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता संबंधी विचार। गांधी जी भले ही समाजवादी विचारक थे, लेकिन व्यक्तिगत स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक थे। समाजवादी व्यवस्था में व्यक्तिगत स्वतंत्रता का स्थान नहीं होता है। जो समाज निर्णय लेगा, समाजवादी व्यवस्था में जो समाज निर्णय हो लेगा, वो सारे व्यक्तियों को मानना पड़ेगा। आपको कोई भी उसके विरोध का अधिकार नहीं। अगर आप विरोध करेंगे तो किनारे लगा दिए जाएंगे। जबकि गांधी जी के विचार में व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। गांधी जी कहते हैं कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता को किसी भी कीमत पर जीवित रखना चाहिए, यानी लोगों की स्वतंत्रता को बाधित नहीं करना चाहिए। गांधी जी कहते हैं कि राज्य मतलब सरकार को व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर कम से कम नियंत्रण लगाना चाहिए, यानी लोगों को अपने हिसाब से काम करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। गांधी जी क्या कहते हैं कि व्यक्ति को दास और उसकी अव्यक्त मतलब जो भी हम व्यक्त कर सकते हैं, यानी बोलने की आज़ादी को दासी नहीं बनाना चाहिए। गांधी जी क्या कहते हैं? गांधी जी एक ऐसी जनतांत्रिक व्यवस्था चाहते हैं। जनतांत्रिक व्यवस्था मतलब जिसमें जनता के बहुमत द्वारा निर्णय हो, जिसमें व्यक्ति की प्रमुखता बनी रहे, इसके साथ साथ प्रभुसत्ता भी बनी रहे। प्रभुसत्ता का मतलब होता है निर्णय लेने की क्षमता। अगर आप अपना निर्णय स्वयं ले रहे हैं तो आप प्रभु संपन्न है। जो राज्य अपना निर्णय स्वयं लेता है वो प्रभु संपन्न होता है। तो इसकी गांधी जी वकालत करते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति की प्रभुसत्ता होनी चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन से संबंधित निर्णय खुद ले सके। इसके अलावा गांधी जी कहते हैं कि जो राजशक्ति होता है या राजशाही होता है, उसमें व्यक्तित्व विकास के लिए हानिकारक है। क्यों? क्योंकि राजशाही में व्यक्तिगत स्वतंत्रता बहुत ही सीमित होती है। राजा जो कहेगा वही अंतिम सत्य है। इसके अलावा उत्तम समाजवादी राज्य को भी गांधी जी घृणा की दृष्टि से देखते थे। क्यों घृणा की दृष्टि से देखते? क्योंकि इसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है। जो समाज निर्णय लेगा वही निर्णय सबको मानना पड़ेगा। अब अगला जो विचार है गांधी जी का है वो आय और आवश्यकताओं के बीच संतुलन का है। गांधी जी कहते हैं कि हमें अपनी आय यानी कमाई, हमारी जितनी हम जितना खर्च करना चाहते हैं, जो खरीदना चाहते हैं, हमारी जो आवश्यकताएं हैं, इनके मध्य में हमेशा संतुलन बनाए रखना चाहिए। अगर आय और हमारी आवश्यकताएं अधिक होंगी और उनको पूरा करने के लिए जो साधन है वो सीमित है यानी कम है, तो इसमें असंतुलन होगा। अंततः हमें दुख का सामना करना पड़ेगा। क्यों? मान लीजिए आपकी कमाई 5,000 है, आय कितनी है 5,000, जबकि आपके खर्चे कितने हैं 10,000, तो आप 5,000 कम 5,000 के नुकसान में हैं। या तो आप अपनी 5,000 की ज़रूरतें पूरी नहीं कर पाएंगे या तो उधार लेके पूरी करेंगे। इस तरह से अगर ज़रूरतें नहीं पूरी कर पाते हैं तो आप दुख होगा। और सरल उदाहरण के माध्यम से कहा जाए, आप सोच लिए कि हमें आईफोन लेना है, आपके पास पैसा नहीं है। जब तक आईफोन के लिए उतना पैसा नहीं कमा लेते हैं तब तक हमेशा आप दुखी रहेंगे कि हमारे पास पैसा नहीं है। तो इस असंतुलन को दूर करने के लिए आय और आवश्यकता को गांधी जी क्या कहते हैं कि हमारी आवश्यकताओं को इस हिसाब से अनुकूलित कर लेना चाहिए जो हमारी आय के हिसाब से हो। गांधी जी कहते हैं कि अगर हमें अपने जीवन में अस्थायी सुख शांति चाहिए तो हमें अपनी आवश्यकताओं को उस लेवल तक घटाना चाहिए या कम करना चाहिए जितनी हमारी आय है। इसी विचार से प्रोफेसर जे.के. मेहता भी प्रभावित थे। जे.के. मेहता एक अर्थशास्त्री हैं जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संबंधित है। इन्होंने आवश्यकता विहीनता से संबंधित सिद्धांत दिया था, वांटलेसनेस थ्योरी। गांधी जी का अगला विचार है आर्थिक आत्मनिर्भरता। गांधी जी आर्थिक आत्मनिर्भरता के प्रबल समर्थक थे, यानी हमें एक समाज के तौर पर, एक राज्य के तौर पर, एक देश के तौर पर आत्मनिर्भर होना चाहिए। दूसरे समाज, दूसरे देश, दूसरे राज्य पर निर्भर नहीं होना चाहिए। इसके अलावा हमें स्वावलंबी होना चाहिए, यानी
अपनी ज़रूरतें खुद से पूरी करनी चाहिए। हमें अपना कपड़ा धोना है, खुद से धोना चाहिए, छोटे मोटे काम खुद से होना चाहिए। इन चीज़ों का गांधी जी बहुत समर्थन करते थे। इसके अलावा गांधी जी विदेशी व्यापार को कम से कम करने के पक्ष में थे कि हमें दूसरे देश से व्यापार कम करना चाहिए, दूसरे देश से सामान कम करना चाहिए। क्यों? क्योंकि विदेशी व्यापार जो है ये संघर्ष को बढ़ाने वाला साधन है। अभी के समय में ही अभी आप लोग देखते होंगे कि जो विदेशी व्यापार का संघर्ष बहुत ज़्यादा चल रहा है भारत और अमेरिका के मध्य, अमेरिका और चीन के मध्य। ट्रंप ने अभी अभी भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया है। ये किसका संघर्ष है? विदेशी व्यापार का संघर्ष है। गांधी जी स्वावलंबन और आर्थिक आत्मनिर्भरता के लिए निम्न साधनों की बात करते हैं। किन साधनों द्वारा स्वावलंबन या आर्थिक आत्मनिर्भरता प्राप्त की जा सकती है? पहला, चरखा चलाना, सूत काटना, चक्की चलाना, सूत काटना, कपड़ा बुनना, छोटा बड़ा काम स्वयं करना। गांधी जी का मानना था कि अगर देश ये काम स्वयं कर लेता है तो हम लोग आर्थिक दासता से मुक्त हो जाएंगे, यानी अपने ज़रूरत की चीज़ें खुद पैदा करने लगेंगे, हमें दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। ये बात उस समय की है जब भारत में कुछ भी नहीं बनता था। आधुनिक समय में भारत में सारी चीज़ें बनने लगी। उस समय यहाँ तक कि माचिस की डिब्बी, सुई तक बाहर से आती थी। हाँ, गांधी जी आत्मनिर्भरता की बात इसलिए कह रहे थे क्योंकि उस समय विदेशी व्यापार के माध्यम से भारत का शोषण किया जा रहा था, क्योंकि अंग्रेजों का शासन था तो अंग्रेज बहुत अधिक शोषण करते थे। अगला है ग्रामीण अर्थव्यवस्था की प्रधानता। अगर आप लोगों के प्रश्न में गांधी जी का ग्राम स्वराज का क्वेश्चन आए तब भी यही पॉइंट आप लोगों को लिखना होगा। तो गांधी जी का जो अर्थशास्त्र है वो ग्राम प्रधान अर्थशास्त्र है या गांव का अर्थशास्त्र है। क्यों? क्योंकि भारत एक ग्राम प्रधान देश है। जो उस समय भारत की लगभग 90% से ज़्यादा आबादी गांव में रहती थी, यानी भारत की अगर स्थिति सुधारनी है तो पहले किसकी स्थिति सुधारनी होगी? गाँव की स्थिति सुधारनी होगी। इसलिए गांधी जी ने गाँव की दशा को ध्यान में रखते हुए अपने विचार दिए। गांधी जी ने लघु एवं कुटीर उद्योगों को अधिक महत्व दिया क्योंकि ये ज़्यादातर उद्योग जो होते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित होते हैं। इसके अलावा गांधी जी ने आर्थिक स्वावलंबन, सादा जीवन, उच्च विचार, पंचायती राज, भूस्वामित्व, सर्वोदय संबंधी विचार दिए, जो गांधी जी के ग्रामीण अर्थव्यवस्था की प्रधानता को दिखाते हैं। आर्थिक स्वावलंबन के मतलब गांव अपने आप में स्वावलंबी हो, अपनी जरूरत की सारी चीज़ें खुद बनाए। सादा जीवन, उच्च विचार। पंचायती राज का मतलब है गांव के पास स्वायत्तता हो कि जितने वो खर्चे कर रहे हैं वो खुद से करें। उनके रोड बनाना है, सड़क बनाना है, बिजली पानी की जितनी व्यवस्था है वो खुद से करें। भू स्वामित्व, उस समय जो भूमि थी वो बहुत थोड़े से लोगों के पास भू स्वामित्व था, इसलिए भू का जो बंटवारा है वो समाज के सभी वर्गों के मध्य किया जाए। सर्वोदय संबंधी विचार जो है समाज के जो निचले तबके हैं उनका उदय कैसे किया जाए। तो गांधी जी के ये ऊपर के जितने सब विचार हैं ये विचार हैं गांव की समस्या, उनके समाधान से संबंधित। गांधी जी कहते हैं कि जब तक गांव की दशा ठीक नहीं हो जाती, यानी गांव सशक्त नहीं हो जाते हैं, तब तक राष्ट्र भी शक्तिशाली नहीं हो सकता है। इसीलिए गांधी जी कहते थे कि पहले गाँव की दशा सुधारो, गाँव की दशा सुधार कर ही व्यक्ति की दशा सुधारी जा सकती है। यानी गांधी जी गाँव की दशा सुधार कर व्यक्ति की दशा सुधारना चाहते हैं। गांधी जी का जो अगला विचार है वो है गांधी जी का सर्वोदय दर्शन। ये गांधी जी का 10वां विचार होगा, नहीं 11वां विचार होगा। गांधी जी का 11 नंबर का विचार जो है वो सर्वोदय दर्शन से संबंधित है। गांधी जी का जो सर्वोदय दर्शन है वो बाइबिल से प्रेरित है। बाइबिल जो ईसाई हैं, क्रिश्चियन, उनकी पवित्र पुस्तक है, उससे है। उसमें एक कथन है, पीड़ितों की रक्षा करो। उसी पर गांधी जी का सर्वोदय दर्शन आधारित है। सर्वोदय का अर्थ है सबका उदय, सर्वजन हिताय, यानी सबका उदय हो और सबका हित हो। तो सबका उदय, सबका हित मतलब समाज के जो सबसे निचले तबके पर हैं, जैसे महिलाएं, एससी एसटी या दलित, इनका उद्धार किया जाए। तो गांधी के इस दर्शन में दलितों
पीड़ितों को सबसे पहले ऊपर उठाना और उनकी रक्षा करने की बात गांधी जी कब करते हैं? आज से 70-80 साल पहले। अभी भी दलितों पीड़ितों की स्थिति उतनी अच्छी नहीं हो पाई है। गांधी जी के जो सर्वोदय है उसमें वर्ग संघर्ष का कोई स्थान नहीं है, जबकि जो समाजवादी विचारधारा है, मार्क्स का संघर्ष, मार्क्स में जो श्रमिक वर्ग का उदय है कैसे हो रहा है? वर्ग संघर्ष द्वारा, यानी श्रमिक वर्ग पूंजीपति पर हमला करके उसकी संपत्तियां कब्जे में लेकर एक समाजवादी व्यवस्था स्थापित करना। लेकिन गांधी जी के सर्वोदय में वर्ग संघर्ष का कोई स्थान नहीं है। गांधी जी सर्वोदय के माध्यम से वर्ग संघर्ष को दूर करके सभी का कल्याण करना चाहते थे। गांधी जी का जो सर्वोदय है वो हर धर्म के लोगों के लिए है, यहाँ तक कि नास्तिकों के लिए भी है। नास्तिक मतलब जो कोई भी धर्म नहीं मानते हों। गांधी जी के सर्वोदय में कर्म को प्रधानता दी गई है, यानी जात जन्म के स्थान पर जात धर्म को प्रधानता नहीं दी गई है। गांधी जी कर्म को पवित्र साधन माना है जिसमें हिंसा व दुराचार का कोई स्थान नहीं है। गांधी जी के सर्वोदय के दर्शन के स्वतंत्रता, समानता, न्याय, बंधुत्व, ये इन जैसे ऊंचे आदर्शों पर आधारित है गांधी जी का सर्वोदय दर्शन। इससे प्रजातंत्र के आदर्शों को भी प्राप्त किया जा सकता है। प्रजातंत्र या लोकतंत्र, हम लोग देखेंगे कि लोकतंत्र में भी ये आदर्श बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे स्वतंत्रता हो, समानता, न्याय हो या बंधुत्व। अगर हम लोग भारत के संविधान की प्रस्तावना पढ़ेंगे तो उसमें ये सारे जो दर्शन है वो देखने को मिल जाएंगे। गांधी जी के सर्वोदय के अंतर्गत सबको समान आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त होगी, चाहे जो जिस धर्म का हो, जिस जाति का हो, सबको समान आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त होगी। गांधी जी का जो सर्वोदय दर्शन हो वो औद्योगिकरण पर आधारित न होकर ग्रामीण व्यवस्था और लघु एवं कुटीर उद्योगों पर आधारित है। इस प्रकार गांधी जी द्वारा जो नवनिर्मित समाज होगा उसमें किसी भी प्रकार का संघर्ष नहीं होगा। सामान्यतः संघर्ष किसके किसके बीच होता है? अमीर और गरीब के बीच। हमेशा एक दूसरे को तिरछी नज़र से देखते रहते हैं। अमीर क्या कहेगा? ये इसलिए गरीब है क्योंकि काम चोरी कर रहा है। गरीब क्या कहेगा? कि हमारा शोषण करके हम ही सारा काम कर रहे हैं, हमारा शोषण करके ये अमीर बना है। तो दोनों के मध्य संघर्ष। इसी तरह से किसान और भूस्वामी के मध्य संघर्ष चलता है। मालिक और नौकर के मध्य, मालिक कहेगा नौकर काम चोर है, कुछ काम नहीं करना चाहता, सिर्फ पैसा चाहता है। नौकर क्या कहेगा? मालिक इतना ज़्यादा काम करता है, वेतन मांगो तो समय से नहीं देता है। इसी तरह जनता और राज्य के मध्य संघर्ष रहता है। जनता और राज्य का मतलब सरकार, जनता मतलब हम लोग देखो हमेशा सरकार को गाली देते रहते हैं, सरकार निकम्मी है, ये नहीं कर रही, वो नहीं कर रही है। इन लोगों के मध्य संघर्ष रहता है। लेकिन जो गांधी जी का सर्वोदय है उसमें इस तरह का कोई संघर्ष नहीं है। जो अगला विचार है वो है गांधीवाद और साम्यवाद। सामान्यतः यह कहा जाता है कि यदि साम्यवाद या समाजवाद से हिंसा वही वर्ग संघर्ष, पूंजीपति और गरीब वर्ग को, श्रमिक वर्ग के मध्य जो संघर्ष होता है, श्रमिक वर्ग पूंजीपति वर्ग को मार के समाज में समानता स्थापित करता है, अगर उसको निकाल दिया जाए तो गांधीवाद ही शेष बचेगा। इस तरह से गांधीवाद और साम्यवाद में बहुत ही नज़दीकी संबंध है। अगर गहराई से देखा जाए तो साम्यवाद का लगभग वही उद्देश्य है जो गांधीवाद का उद्देश्य है। जैसे साम्यवाद में किन किन चीज़ों को महत्व दिया गया है? श्रम को महत्व दिया गया है, श्रम की उन्नति की बात की गई है, धन वितरण में समानता की बात की गई, यानी अमीर गरीब न हो। गांधीवाद में भी इन्हीं चीज़ों का जिक्र किया गया है। जैसे गांधी जी और कार्ल मार्क्स जो समाजवाद के सबसे प्रमुख विचारक है, दोनों ही निर्धनता या गरीबी को मानव समाज के लिए कलंक मानते हैं। गांधीवाद और साम्यवाद दोनों ही एक पेड़ की शाखाएं मानी जाती है। इन समानताओं के साथ साथ गांधीवाद और साम्यवाद में कुछ आधारभूत अंतर भी हैं। जैसे सामाजिक परिवर्तन की विधियों में अंतर आप लोगों को पहले ही बताए हैं। तो गांधी जी जो परिवर्तन की बात करते हैं या गांधीवाद परिवर्तन की बात करता है वो जनता के विश्वास को जीत कर हिंसा रहित पूंजीवाद की समाप्ति की बात करता है, यानी न्यासवाद के द्वारा। न्यास धारते यानी जो मालिक हैं, पूंजीपति हैं, वो संपत्तियों को खुद को मालिक ना समझे बल्कि उसके ट्रस्टी या
संरक्षक समझे। जबकि साम्यवाद या समाजवाद में क्या होता है, वर्ग संघर्ष, पूंजीपति और श्रमिक वर्ग लड़ेंगे, श्रमिक वर्ग पूंजीपति को मार के पीट के एक समानता स्थापित करेगा। अगला है सत्ता के स्वरूप में अंतर। साम्यवाद में राजनैतिक शक्ति का केंद्रीकरण होता है। समाज का निर्णय एक संगठन होगा, समाज की एक इकाई होगी जिसमें कुछ लोग होंगे, सारे निर्णय लेंगे, सबको मानना पड़ेगा, किसी को न मानने की छूट नहीं होगी। जबकि गांधीवाद में क्या होता है, राजनैतिक शक्ति का विकेंद्रीकरण होता है, हर आदमी खुद मालिक है, अपना निर्णय खुद से ले सकता है। अगला है लक्ष्य और साधन संबंधी में अंतर। साम्यवाद क्या कहता है, साम्यवाद कहता है उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अच्छे बुरे चाहे जैसे साधन हो सब चलेंगे, यानी समानता स्थापित करनी है, श्रमिकों का शोषण कम करना है, इसके लिए चाहे पूंजीपतियों को जान से मारना पड़े कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गांधीवाद में क्या है, गांधीवाद में साधनों की अच्छाई बुराई का ध्यान रखा गया है, समाज में समानता तो लानी है लेकिन हिंसा नहीं करना है, यानी साध्य के साथ साथ साधन की भी पवित्रता की बात गांधी जी कहते हैं समाज में समानता लानी है लेकिन हिंसा के द्वारा नहीं। अगला है विचारों के आधार पर। तो साम्यवाद है वो भौतिकता पर आधारित है। भौतिकता मतलब अधिक से अधिक वस्तुओं का उत्पादन करके ज़्यादा से ज़्यादा भौतिक कल्याण लोगों का करना। भौतिक कल्याण का मतलब ऐसा कल्याण जो हम वस्तुओं द्वारा अपना कल्याण करें। जबकि गांधीवाद जो है वो नैतिकता, धर्म, आध्यात्मवाद पर आधारित है, जिसमें मानव कल्याण पर जोर दिया गया है। अगला जो गांधीवाद और साम्यवाद में अंतर है वो स्वतंत्रता संबंधी विचारों से संबंधित है। गांधीवाद में व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बहुत अधिक महत्व दिया गया है, जबकि साम्यवाद में क्या है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बिल्कुल समाप्त कर दिया गया। एक केंद्रीकरण शक्ति में एक केंद्रीकरण यूनिट होगी जो सारा निर्णय लेगी। इसमें व्यक्ति को कोई महत्व नहीं दिया जाएगा, समाज को सबसे अधिक महत्व दिया जाएगा। अब हम लोग गांधी जी के आर्थिक विचारों की थोड़ी सी आलोचना कर लें, जो आर्थिक विचार पढ़े हैं। अगर हम लोग देखेंगे तो गांधी जी अर्थशास्त्री कम दिखते हैं, दार्शनिक ज्यादा दिखते हैं। उनके विचारों में क्या दिखता है, आदर्शवाद, यानी गांधी एक आदर्शवादी विचारक हैं। उनका जो दृष्टिकोण है वो व्यवहारिक धरातल पर उतना प्रभावी नहीं है। क्यों? क्योंकि गांधी जी मशीनीकरण का विरोध करते हैं। मशीनीकरण का विरोध करके हम अपने देश का विकास कर सकते हैं? बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एक मशीनें हजारों आदमियों के बराबर काम कर सकती हैं। गांधी जी सिर्फ लघु एवं कुटीर उद्योगों को महत्व देते हैं। जब तक बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां नहीं लगेंगी तब तक हम अपने देश का विकास कैसे कर पाएंगे। गांधी जी के ये विचार उतने प्रभावी नहीं हैं। इसी तरह से गांधी जी सर्वोदय की बात करते हैं, सब समाज के हर व्यक्ति का उदय, हर व्यक्ति के उदय के लिए समाज के हर व्यक्ति का योगदान जरूरी है। तो जो सामाजिक संगठन है ये आदर्श रूप में काम करे। जैसे भारत में जातिवादी व्यवस्था है तो इसमें कई वर्ग हैं, जब तक ऊपर का वर्ग नीचे के वर्ग को महत्व नहीं देगा तब तक सर्वोदय हो पाएगा नहीं। लेकिन आज़ादी के इतने दिन बाद भी अभी भी क्या हमारे यहाँ ये चीज़ें लागू हो पाएगी हैं? जातिवाद, क्षेत्रवाद, ये सारी चीज़ें खत्म हो पाई है? नहीं, अभी भी नहीं ना। एक दलित एक अपर कास्ट के यहाँ अभी भी उसके बर्तन में खा नहीं सकता, पानी नहीं पी सकता। तो सर्वोदय की अवधारणा आदर्श में तो सही है लेकिन रियलिस्टिक में नहीं सही। अगला है सादा जीवन उच्च विचार। तो आधुनिक भौतिकतावादी युग में सादा जीवन उच्च विचार लागू होता है? आप लोगों में कोई है सादा जीवन उच्च विचार वाला? सभी लोग देखते होंगे आईफोन आया है, काश मिल जाता आईफोन 17 प्रो मैक्स। अगला है आवश्यकताओं को कम करना। आवश्यकताओं को कम करके कोई भी देश प्रगति नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि जब हमारी जरूरत ही नहीं है तो काम करने की क्या जरूरत। अभी आप लोगों को कोई जरूरत नहीं है तो घर पे कोई काम करेंगे नहीं। हम लोग क्यों ज़्यादा मेहनत करते हैं? क्योंकि हमारी ज़्यादा आवश्यकता है, हमारे बहुत सारे सपने हैं। जिसके सपने जितने बड़े होंगे वो उतना ही ज़्यादा मेहनत करेगा। हमारी कोई आवश्यकता नहीं तो हम काम क्यों करेंगे? यानी अगर हम अपनी आवश्यकताएं एकदम कम कर देंगे तो हमारी आर्थिक प्रगति रुक जाएगी। अगला है न्यास्ता का सिद्धांत। न्यास्ता का सिद्धांत आधुनिक समय में लागू होता है? नहीं। किसी पूंजीपति को जाके कहो, कोई बड़े फैक्ट्री मालिक हो, तुम इस फैक्ट्री के मालिक नहीं हो, संरक्षक हो, इसको समाज के हित में काम करो, काम करेगा? अंबानी जी से कह दो जियो फ्री कर दो क्योंकि ये समाज हित में है, करेंगे? नहीं करेंगे ना। तो ये भी
सैद्धांतिक रूप से तो अच्छा है, लेकिन व्यवहारिक रूप से अधिक नहीं है। अगला विचार है विदेशी व्यापार को गांधी जी कम से कम करने का बात करते हैं, जो आधुनिक समय में उपयुक्त नहीं है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी ज़रूरतें हैं जो हम खुद से पूरी नहीं कर सकते हैं। जैसे आधुनिक समय में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, फ़ोन, लैपटॉप, ये सारी चीज़ें हमारे देश में नहीं बनता, तो हमें दूसरे देशों से आयात करना पड़ता है। अगर हम व्यापार नहीं करेंगे तो हमारे पास कैसे आएगा? इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें हम अपने देश में पैदा करते हैं और दूसरे देश में भेजते हैं। तो यानी विदेशी व्यापार आधुनिक समय में बहुत अधिक महत्व है। तो गांधी जी का ये भी विचार उतना उपयुक्त नहीं है। तो गांधी जी के भले ही ये आलोचनाएं हैं, लेकिन गांधी जी के जो विचार हैं, उनके आदर्श हैं, वो आज भी हमारे जीवन के मार्गदर्शक हो सकते हैं अगर उनको हम ठीक से फॉलो करें। बस आज की क्लास यहीं तक। आप लोगों को क्लास कैसे लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप लोगों को अगर इस क्लास से संबंधित नोट्स चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल पर जाना होगा, वहाँ पर आप लोगों को लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जुड़ जाइएगा। आप लोगों को अगर कुछ क्लास में सुधार चाहिए, क्लास लंबी हो रही है, तो कमेंट बॉक्स में सारी चीज़ें बता सकते हैं। धन्यवाद।